Hello guys, once again welcome you all. Hope again you all are well. आज हम एक बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन मेंस का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ऑब्वियसली मेंस में आंसर राइटिंग की बहुत बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है, सबको ही रहती है, मुझे भी रहती है. ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं रहती है, किसी टीचर को नहीं रहती है, किसी स्टूडेंट को नहीं रहती है. कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबको रहती है. लेकिन हमारा इसमें क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है हमारा, कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें सो दैट कि हमें ज्यादा से ज्यादा लिखने की हैबिट बन जाए. जो एक मेजर पॉइंट्स होते हैं वो हमें नजर में रहे कि कैसे कैसे लिखने होते हैं. मेरा टारगेट इस वीडियो के थ्रू यही है कि मैं आपको ये रियलाइज करवाऊं कि कैसे किसी भी एक डिफिकल्ट दिखने वाले क्वेश्चन को बहुत ही इजीली आप ब्रेक कर सकते हैं और आप उसको इजीली लिख सकते हैं, बशर्ते ऑब्वियसली आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ आर्टिकल्स के नंबर वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए. बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर को कैसे ब्रेक करते हैं हम इस वीडियो में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं. क्वेश्चन क्या है? रिवर वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स have been one of the most important concerns confronting the Indian federal government. मतलब कि वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में बात करनी है भैया, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में बात करनी है जो स्टेट्स के बीच में चलते रहते हैं और इंडियन फेडरल गवर्नमेंट के लिए वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा इशू है. नंबर वन तो ये हो गया. ठीक है. क्रिटिकली एग्जामिन the various constitutional and statutory provisions to deal with interstate वाटर डिस्प्यूट्स. अब देखो, क्रिटिकली एग्जामिन का नाम सुनते ही कुछ अपन जैसे लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं अब क्या करना होगा. सिंपल बात है बच्चे, एक फिक्स कर लो अपने माइंड में. जैसे ही आप क्रिटिकली एग्जामिन शब्द को सुन लेते हैं वैसे ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि जो उसके आगे की बात लिखी है, जो उसके आगे की बात लिखी है मेरे बच्चे, उसको हमने दो हिस्सों में बांटना है. एक उसके हम पॉजिटिव में लिखेंगे, मतलब कि उसके बारे में कुछ नॉलेज देंगे, और दूसरा हम उसके नेगेटिव में भी लिखेंगे. कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे डिस्कस करें, तो उसमें नेगेटिव आप चाहें तो थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यू कैन स्किप इट, राइट. इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं दूसरी टर्म्स में. लेकिन क्रिटिकल एग्जामिन को कैसे हैंडल करना है आई हैव टोल्ड यू, आप आगे देखेंगे और अच्छे से. तो मोटा माटी मेरे को ये बात पता चल गई है कि भैया रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में बात करनी है और इनको हैंडल करने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के बारे में बात करनी है. और क्योंकि क्रिटिकल एग्जामिन है तो उनमें क्या कमियां हैं इसको भी हमने देखना है. बच्चे बहुत इजी हो गया है क्वेश्चन, बहुत इजी हो गया है. अब ये मेरा लक्ष्मीकांत की पॉलिटी का एक क्वेश्चन बन गया है जिसमें मुझे रिवर डिस्प्यूट्स के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है फिर से बोलते हैं एक बार, और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के कैसे कैसे प्रोविजंस हमारे पास अवेलेबल हैं वो हमें बताने होंगे. कुछ अगर इसमें हम एग्जांपल्स ऐड कर देंगे, जैसे एक दो एग्जांपल्स हमें बहुत अच्छे से याद ही रहती हैं, जैसे कि सपोज कावेरी का डिस्प्यूट है, गोदावरी का डिस्प्यूट है, ऐसा कुछ हमें याद ही रहता है, तो वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे. कुछ फैक्ट्स भी इंक्लूड करेंगे, आर्टिकल्स के नंबर. तो देखते हैं कैसे करेंगे. बच्चों देखो, सिंपल सी बात है, किसी भी क्वेश्चन को हम तीन हिस्सों में बांटेंगे. इंट्रोडक्शन होगी, हम सबको पता है, बॉडी होगी, और तीसरा पार्ट क्या होता है, कंक्लूजन होगी. बस सबसे पहली बात आपको ये सीखनी है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन मुझे तीन हिस्सों में, या राइट. तो हम बेसिकली उसको कंक्लूजन में बांटेंगे और इंट्रोडक्शन में बांटेंगे और बॉडी में बांटेंगे. सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, बट एनी हाउ अभी सब ठीक है. उसके बाद अभी देखते हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं कि कैसा इंट्रोडक्शन हो सकता है. देखो, हमारा इंट्रोडक्शन का कोई बहुत बड़ा सीन नहीं रहता है बच्चे. जब हमें पता है कि भैया हमें अपनी रिवर्स के बारे में बात करनी है, तो हम एक सिंपल सी लाइन लिख सकते हैं कि भैया इंडिया इज अ वास्ट ज्योग्राफिकल कंट्री, वास्ट डाइवर्स कंट्री हैविंग 25 मेजर रिवर बेसिन्स. यहाँ पर आप अगर कुछ रिवर्स बेसिन्स के नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं. गंगा, यमुना, नर्मदा बेसिन हो गया, गोदावरी बेसिन हो गया, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, महानदी, ब्रह्मपुत्र. तो ऐसे कुछ आप लिख सकते हैं, पेरियार, मंडोवी, ऐसे करके आप चार पांच नदियों के, रिवर्स के नाम लिख करके आप बोल सकते हैं कि देखो कितना डाइवर्स है हमारा सिस्टम, वगैरह वगैरह. फिर आप इसमें ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि भैया कुछ हमारे रिवर्स यहाँ पर हिमालयन रिवर्स हैं जो कि पूरा साल चलती हैं, कुछ हमारे यहाँ पर पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो कि पेरिनियल नहीं है, मतलब कि पूरा साल नहीं चलती हैं, एंड वगैरह वगैरह. कुछ ऐसा एक दो पार्ट आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं. या फिर आप ये बोल सकते हैं कि भैया हाँ, और इसके साथ साथ कि इन जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं वो अक्रॉस स्टेट रिवर्स हैं और इनमें
इनके कारण कुछ ना कुछ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को इशू आता रहता है, जिसके कारण मतलब कि कुछ ना कुछ अब डिस्प्यूट होगा दो स्टेट्स के बीच में सेंटर के साथ वगैरह वगैरह, तो फेडरलिज्म आपका कम होता है, राइट? यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज इट, तभी तो भैया 1940s में ही जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, 46 में जब शुरू किया गया और 50 तक लिखा गया, तभी इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया गया। और ये बात अच्छी है अगर हम इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रावधानों के ऊपर ही तो हमने बॉडी में चल करके बात करनी है। जैसा कि मैंने बोला कि देखो इन्होंने, जैसा कि मैंने बोला बच्चे, जैसा कि मैंने बोला कि ये पीछे नहीं जा रहा है, एनीहाउ ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को क्रिटिकली एग्जामिन करना है, आप ध्यान से सुनेंगे। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गई पावर्स के बारे में लिखना है पॉजिटिव, और उनसे उनमें क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है अभी भी, उनको लिखना है नेगेटिव। तो क्रिटिकल एग्जामिन यही है, आगे चल के हमने यही तो लिखना है। तो उसको हम इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फिर हिस्टोरिको ज्योग्राफिकल इशू है, हिस्ट्री का भी इशू है, तब से चलता आ रहा है, और ज्योग्राफिकल इशू है, तो ये कंबाइंड इशू है। तो ऐसा करके हम कुछ अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। और काफी प्रोलॉन्ग्ड इशू है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है, खत्म ही नहीं होने को आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी छोटी सी कोई इंट्रो बनाएंगे, बहुत लंबी नहीं, ये मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं सो दैट कि आप कुछ अच्छे इंट्रोडक्शन लिख सकें। मेन बड़ा पार्ट है इस क्वेश्चन में बॉडी का। अब बॉडी में क्या लिखेंगे? अब देखो बॉडी में मैंने फिर से बोल रहा हूं बेटा, क्रिटिकली एग्जामिन है और हम पॉजिटिव भी लिखेंगे, नेगेटिव भी लिखेंगे। तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्ट गिव्स इन दिस रिगार्ड, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने और हमारे वेरियस एक्ट्स ने हमें क्या क्या पावर्स दे रखी हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए बेटा, अब आप बात कर सकते हैं जैसे एंट्री नंबर 17, एंट्री नंबर 17 ऑफ द स्टेट्स लिस्ट। स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 17 क्या बोलती है कि भैया चाहे वाटर का मुद्दा हो, फटाफट से देखेंगे, ड्रेनेज का मुद्दा हो, ठीक है, या रिवर एम्बैंकमेंट्स का मुद्दा हो। बेटा अभी आप आजकल देख रहे होंगे कि बहुत सारी जो रिवर्स हमारे इधर उधर से सिटीज में कहीं ना कहीं से जा रही हैं, उनकी साइड पर बहुत अच्छे तरीके से सीमेंटेड एम्बैंकमेंट कर दी गई है, सो दैट कि अगर रिवर में पानी ज्यादा भर जाए किसी वक्त मौसम में, तो वो एम्बैंकमेंट्स टूटे ना और आसपास के गांव में फ्लड आने के चांसेस ना बढ़े। तो ऐसे सब जो मुद्दे हैं, ये स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर ऑफ द स्टेट लिस्ट, मेरे बच्चे एक सेकेंड, ऑफ द स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के अंदर हमने ये एक चीज दे रखी है, मतलब कि ये सब चीजें हैं स्टेट्स की पावर। अब देखो मेरी बात समझो बेटा, हर पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान से समझना है, हर पॉइंट के ऊपर आप क्वेश्चन को सिग्निफाई करें, क्वेश्चन की वर्डिंग्स को बार बार लेकर के आके क्वेश्चन को हैंडल करें, टैकल करें, ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्वेश्चन है अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूटरी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में और स्टैट्यूटरी में जो भी दिया गया है हम उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं। ये एग्जामिनर खुद समझता है भैया कि हमें सब पता है, तो हम बेसिकली शो ऑफ करना है हमें कि हाँ भैया हमें पता है। एंट्री नंबर बेटा आगे चलते हैं 56 ऑफ यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट की बेटा एंट्री नंबर 56 में क्या है इसमें अगर उन्होंने कहा है, उन्होंने सिंपल समझ लेंगे कि रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अगर करनी है आपने ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स एंड वैलीज की, इंटरस्टेट रिवर वैलीज की, तो वो पावर किसके पास होगी? यूनियन गवर्नमेंट के पास। लेकिन कितनी पावर होगी बेटा? अब इंटरस्टेट रिवर की, अब मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर इंटरस्टेट रिवर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी रिवर्स तो बहुत कम है जो एक ही स्टेट में बह करके एक ही स्टेट में खत्म हो जाती हो। तो ऐसी जो रिवर्स हैं, जो इंटरस्टेट रिवर्स हैं, उनका क्या पावर होगा यूजी के पास? बेटा टू द एक्सटेंट डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, गिवन बाय द पार्लियामेंट। बेसिकली सिंपल है कि पार्लियामेंट जितना बोलेगा अकॉर्डिंग टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, उतना एक एक्सटेंट ऑफ पावर बेसिकली यूजी के पास रहेगा। ये बेटा नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट जो हम देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही अच्छा है इन दिस रिगार्ड, एंड दैट इज 262। बेटा आर्टिकल नंबर 262, कुछ आर्टिकल्स मैंने आपको बोला आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चे, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों आप डरते हैं इन सब चीजों से, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक बार आप आर्टिकल सुने। ये क्या बोलता है, आपको सिंपल याद रखना है कि एडजुडिकेशन, बेटा एडजुडिकेशन एक बहुत अच्छा शब्द है। एडजुडिकेशन का मतलब है किसी डिस्प्यूट में ये बताना कि कौन सही है कौन गलत है। आई एम एजुकेटिंग
कि यू आर राइट एंड यू आर रॉन्ग। ठीक है, कई बार लोग हमें जज करते हैं वगैरह वगैरह, तो उन सब चीजों के साथ आप रिलेट करके इस शब्द को याद रखेंगे कि एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट अगर पड़ जाए या कंप्लेंट कोई पड़ जाए, आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट कर दे दूसरी स्टेट के अगेंस्ट वगैरह वगैरह, तो उसमें वैसे मतलब किसी डिस्प्यूट में एजुकेट करने का जो पावर है वो बाय लॉ प्रोवाइड करेगी, बाय लॉ प्रोवाइड करेगी कौन बेटा? पार्लियामेंट। तो बेसिकली 262 ये बोलता है कि अगर कोई डिस्प्यूट पड़ गया, डिस्प्यूट किस किस में पड़ेगा बेटा? या तो पानी के यूज में पड़ेगा, या बेटा पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ेगा, ठीक है, या फिर पानी के कंट्रोल में पड़ेगा, ठीक है ना, कि कंट्रोल करना है, कितना कंट्रोल करना है, डैम बना करके ये वो वगैरह वगैरह। अगर इन सब चीजों में यूज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल, ये सब शब्द हैं, नॉर्मल से शब्द हैं, आपको बेसिक बात समझनी है। यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल के ऊपर अगर किसी चीज का डिस्प्यूट पड़ जाए तो उसको एडजुडिकेट करने का, सही या गलत बताने का बेटा हक जो है सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट कैसे करेगा? बाय लॉ। ये बात बेटा आपको समझनी है, अच्छे से समझनी है। और इसी के साथ बेटा हम एक चीज और ऐड करेंगे, एक चीज और ऐड करेंगे कि 262 के अंदर ही ये पावर है, 262 के अंदर ही ये पावर है कि पार्लियामेंट बाय लॉ सुप्रीम कोर्ट और कोई भी कोर्ट और एनी कोर्ट को बेटा, एनी कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को और एनी कोर्ट को इस मसले से बिल्कुल बाहर कर सकती है कि भैया कि पार्लियामेंट में बाय लॉ बेसिकली प्रोवाइड दैट नीदर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एनी नॉर एनी अदर कोर्ट शैल एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इन एनी सच डिस्प्यूट, कि इन सच डिस्प्यूट्स में कोई जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट की नहीं होगी, वो बताएगी। एडजुडिकेशन की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है बेटा इस डिस्प्यूट के अंदर। आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है, मेरे को नहीं ध्यान में था कि इतनी कम रह जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट बहुत ही अच्छा बेटा। अब हम कुछ आर्टिकल एक और देख लेते हैं, इसके साथ ही आपको ज्वाइन करके दिखाता हूँ। आर्टिकल नंबर बेटा आप यहाँ पे 136 का मेंशन भी कर सकते हैं। 262 में क्या बोला गया कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अब आपको पता है, आपके मन में एक डाउट आ रहा है कि भैया सुप्रीम कोर्ट तो हमारा एपेक्स अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट को तो ऐसा मना कर ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट तो अपनी मर्जी से किसी भी मुद्दे को छेड़ सकती है। बिल्कुल सही बात है बेटा, आर्टिकल नंबर 136 में यही पावर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट बाय इट्स डिस्क्रिशन, बाय इट्स डिस्क्रिशन बेटा किसी भी मुद्दे में स्पेशल लीव ग्रांट कर सकती है, स्पेशल लीव ग्रांट कर सकती है बेटा किसी भी मुद्दे में, इन एनी मुद्दा, इन एनी इशू फ्रॉम एनी कोर्ट, फ्रॉम एनी कोर्ट, और मैं यहां पर आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए लिख देता हूं, और ट्राइब्यूनल भी। तो इसका मतलब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की जो ट्राइब्यूनल बनाई जाएगी सेंटर के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, उन ट्राइब्यूनल्स का आया हुआ डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 136 के तहत जा सकता है बेटा। और इसमें आपको स्पेशल लीव ग्रांट करवानी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट से। तो ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशन पर है, उसकी मर्जी है कि उसको देनी है या नहीं देनी है ये वाली ग्रांट। इसमें एक एक्सेप्शन है बेटा, आप एक्सेप्शन याद रखेंगे, एक्सेप्ट बेटा आर्मी। जो आर्मी वाली कोर्ट्स हैं वो इधर नहीं कोई स्पेशल लीव की परमिशन मांग सकती। आर्मी वाले के लिए, जो आर्मी के अंदर ही कोर्ट रहती है, जिसको हम कोर्ट मार्शल बोलते हैं, किसी भी फौजी का अगर कोर्ट मार्शल हो रहा है तो इसका मतलब उसका केस चल रहा है आर्मी के अंदर, वो वाले केसेस इधर नहीं आप रिक्वेस्ट किया जा सकता, वो अलग ही रहेंगे। तो वाटर वाले तो आ सकते हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे बेटा। ये जो चार चीजें हैं ना, ये चार चीजें आप इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट आते ही आपके माइंड में आनी चाहिए फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल एंट्री नंबर 17, एंट्री नंबर 56 ऑफ यूनियन लिस्ट, आर्टिकल नंबर 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल नंबर 136। तो बेसिकली ये है, पहला क्या बोल रहा है, पहली चीज क्या बोल रही है बेटा ये कि भैया स्टेट की पावर है इन सब चीजों पर, दूसरी पावर है स्टेट यूनियन की पावर है इन चीजों पर, तीसरा क्या है कि भैया सुप्रीम कोर्ट की इसमें कोई पावर नहीं है, पार्लियामेंट ही एग्जीक्यूट करेगा, और तीसरा क्या है लेकिन नहीं फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये हमें चार आर्टिकल्स अच्छे से याद रखने होंगे। ठीक है मेरे बच्चे, मैं इसको थोड़ा सरल कर रहा हूं, अगर आपको दोबारा देखना होगा तो आप ऑब्वियसली वीडियो को पॉज कर लेंगे, रोक लेंगे, पीछे चले जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये तो हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस देख लिए बेटा। अब हम देखना चाहते हैं कि भैया क्या कोई ऐसा स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी है बहुत अच्छा सा हमारे पास? बिल्कुल है बेटा, रिवर बोर्ड्स एक्ट बेटा, रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956। ये क्या बोलता है, फिर से आपको सिंपल याद रखना है, बहुत कोई ऐसे होश पोश नहीं करना है दिमाग को, कि रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट करनी है अगर ऑफ द रिवर,
तो सेंटर कैन मेक एक रिवर अथॉरिटी, तो एक रिवर अथॉरिटी या रिवर बोर्ड बोल सकते हैं, एक रिवर बोर्ड बनाया जा सकता है सेंटर की तरफ से, अगर आपको उसकी रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट करनी है अच्छे से। तो सिंपल है, तो ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन हो गया भैया, याद रख लेना हमने। दूसरा हम क्या याद रखेंगे बेटा, इसी ईयर में 1956 में ही एक और एक्ट आया था, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, कि अगर डिस्प्यूट पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, मेरी बात समझो बेटा। इसमें आप सिंपल याद रखेंगे कि स्टेट यूनियन को रिक्वेस्ट कर सकती है कि भैया इस बात पे मेरे को दिक्कत है, इस बात पे मेरे थोड़ा डिस्प्यूट हो गया है, आप इसमें प्लीज कुछ मेरी मदद कर दें। मदद क्या कर सकते हैं भैया, इस एक्ट के थ्रू लिखा है कि अगर यूनियन सेटिस्फाइड है, अगर यूनियन सेटिस्फाइड है कि भैया इसमें कोई भी निगोशिएशन से काम नहीं चल सकता, निगोशिएशन से काम नहीं चल सकता, इसमें ट्राइब्यूनल बनानी ही पड़ेगी, तो यूनियन एक ट्राइब्यूनल बना सकता है। सिंपल बात है। तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा से आपको यूनियन को सिर्फ कन्विंस करना है कि भैया इसमें निगोशिएशन नहीं हो सकती, ट्राइब्यूनल बनवा दो, तो चुपचाप यूनियन के पास इतनी पावर है कि आपकी रिवर का एक ट्राइब्यूनल अच्छा सा बन जाएगा और वो आपके इस डिस्प्यूट का सोल्यूशन करेगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये सब इतना 2 एक्ट इसके बारे में और 4 बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस काफी हैं, इससे ज्यादा आपको जानने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। ऐसा ही आपको एक बॉडी अगर पार्ट देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या दिया है, इट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, मोर देन इनफ। जैसे आर्टिकल मैंने 136 बेटा यहाँ पे डिस्कस किया था, 136 क्या था, वो बोलता था कि सुप्रीम कोर्ट स्पेशल ग्रांट लीव ग्रांट कर सकती है, स्पेशल लीव ग्रांट कर सकती है। तो क्या कोई ऐसा केस आपको याद है? अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आप उसको जरूर मेंशन करें। इसके एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, आप नोट कर लें। कावेरी जो वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है बेटा, इन्होंने अपना डिसीजन दिया था 2007 में। ये बैठी कब थी बेटा? 1990 में बैठी थी, सॉरी, और 2007 में इसने अपना डिसीजन सुनाया था। देखो पहली बात तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 17 ईयर्स इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड किसी एक डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए, दैट टू जो कि एक थोड़ा सा नेशनल डिस्प्यूट है, 2-3 स्टेट्स आपस में लड़ रही हैं। तो इसमें क्या हुआ, जब 2017 में आपका बेटा इसका रिजल्ट आता है, तो कर्नाटका बेटा, केरला एंड तमिलनाडु, ये तीनों ही स्टेट्स इससे डिससेटिस्फाइड हो जाती हैं और ये कहती हैं कि अच्छी बात, ये अच्छा डिसीजन नहीं लगा, ये अब आर्टिकल 136 के अंदर ये स्पेशल लीव ग्रांट दायर करती हैं, फिल करती हैं। तो आप ऐसी अगर कोई एग्जांपल भी इसके साथ चिपका देंगे तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर ये भी दिख रहा होगा कि यार पहली बात तो ये कि 17 साल बाद डिसीजन आया, 1990 से लेकर के 2007 तक 17 साल लग गए, उसके बाद स्टेट्स ने जाकर के स्पेशल लीव ग्रांट ले लेनी है। तो मतलब मसला कभी हल होना ही नहीं है। तो मुझे यहाँ पर ये दिख गया कि बॉडी के एक पार्ट में मुझे ये लिखना था कि क्या क्या हमें पावर्स दी गई हैं। नेगेटिव में क्या लिखेंगे कि भैया इट इज अ हेल लॉट ऑफ टाइम टेकिंग प्रोसेस, और इतना बड़ा प्रोसेस नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं बेटा। अब हमारे दूसरा पार्ट क्या था क्रिटिकल एग्जामिन के कारण, व्हाट इज एक्चुअली लैकिंग। लैकिंग क्या है बेटा? सिंपल बात है, मैं अभी बोल चुका हूँ। लैकिंग सबसे पहली तो मैं बोल चुका हूँ कि इट इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। तो इसके लिए बेटा हम एक याद रख सकते हैं बात, प्रोट्रैक्टेड प्रोसीडिंग्स। बेटा प्रोटेक्टेड प्रोसीडिंग्स क्या होता है कि भैया जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा लंबी हो, ऐसी शब्द के लिए, ऐसी चीजों के लिए हम शब्द यूज करते हैं प्रोटेक्टेड, कि इट इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस, वेरी लॉन्ग प्रोसेस, जितना हमें एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा टाइम टेकिंग है प्रोसीडिंग्स, एंड बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टाइम डिलेज होते हैं। सिंपल सी बात है बेटा, कोर्ट में कोई भी मामला जाता है तो हम उसके लिए ये लिख ही देते हैं, और 1990 से लेकर के 2007 वाली आपको एग्जाम्पल भी याद है तो आप वो एग्जाम्पल भी यहाँ पर चिपका सकते हैं। ठीक है, एक आधी एग्जांपल आपको कावेरी कुवेरी की ऐसे अगर याद रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है, वरना मैं आपको यहाँ पर एक और दे रहा हूँ, गोदावरी की एग्जांपल भी दे रहा हूँ बेटा। 1962 में ये बैठी थी और 1979 टू 80 कुछ हो गया था, क्योंकि एक साल में डिसीजन आएगा तो अगले साल मेरे ख्याल से प्रिंट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, गैजेट वगैरह में प्रिंट होता है सारा ये डिसीजन का। तो इतना लंबा समय 20-20 साल देखो तकरीबन हर एक ट्राइब्यूनल को लग ही रहे हैं, और उसके बाद भी हमारे पास कोर्ट जाने का प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट, तो उसी को लिख देते हैं कि भैया पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी है अभी तो, कि आर्टिकल 136 के जरिए ये अभी वो कर देंगे, और अगेन इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम। कई बार तो हद इसलिए हो जाती है, हम बार बार बोलते हैं कि आर्टिकल 21 को इन्होंने जलेबी की तरह बड़ा कर लिया है।
कई बार ऐसा देखा गया है कि आर्टिकल 32 प्लस आर्टिकल 21 के तहत भी सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है आदमी, कोई भी मैटर को उठा करके। बेसिकली आपको कन्विंस करना होता है जज को कि भैया तुम मान जाओ ये केस हमारा है, प्लीज हमें जस्टिस दे दो न्यायमूर्ति जी, तो वो जस्टिस देने के लिए थोड़ा सा पिघल जाते हैं। तो आर्टिकल 32 और 21 को कैसे यूज करेंगे? आर्टिकल 21 क्या बोलता है? राइट टू लाइफ है भैया, राइट टू लाइफ है। तो क्योंकि हमारी नदी का पानी पिछली स्टेट ने रोक लिया तो हमारी तो लाइफ ही गई, पानी के बिना लाइफ नहीं है। तो अब जब हमारी लाइफ हर्ट हो रही है तो प्लीज हमारा आर्टिकल 32 बोलता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट अगर आपका ब्रेक हो तो आप कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, बिना किसी और जगह जाए। तो ये इसके तहत हमारा केस ले लो, हमें स्पेशल ग्रांट नहीं चाहिए, ठीक है, वगैरह वगैरह। तीसरा बेटा नॉर्मल चीजें हैं भैया। जंक देखो आपको लिखना है, आप लिख देंगे कि भैया इनसफिशिएंट डाटा है इंडिया के पास इस बारे में। इनसफिशिएंट वाटर डाटा इज अवेलेबल, बेसिकली लैक ऑफ अथॉरिटेटिव वाटर डाटा। आप अथॉरिटेटिव वाटर डाटा बड़ा अच्छा टर्म आप यूज कर सकते हैं। अथॉरिटेटिव का मतलब है जो किसी ट्रस्टेड अथॉरिटी से आया हो और आप उसको मानने में अग्री कर जाएं, कोई दिक्कत ना करें। अथॉरिटेटिव वाटर डाटा हमारे पास बेटा मौजूद नहीं है, जिसके कारण हम प्रॉब्लम को पूरी अच्छे से समझ नहीं पाते और प्रॉब्लम जो है वो और कॉम्प्लेक्स होती रहती है। बेटा जब भी आप इस बात को हमेशा अपनी लाइफ में भी याद रखें कि जब भी आपकी लाइफ में किसी बात को लेकर के, किसी प्रॉब्लम को लेकर के प्रॉपर डिस्कशन नहीं होगी, प्रॉपर बैठ करके उसके ऊपर बातचीत नहीं होगी, तब तक वो प्रॉब्लम उलझती रहेगी, क्योंकि वहां पर क्या है? लैक ऑफ डाटा है। इधर का डाटा क्या है, उधर का डाटा क्या है। दो जन के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है कुछ गलती के कारण, तो दोनों की ही बातों को सुनना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर ये लगे कभी जिंदगी में कि डिस्प्यूट जो अराइज हुआ है लाइफ में बेटा, उसको किसी की गलती के कारण अराइज हुआ है, तो अगर सामने वाला इंसान वो गलती की माफी सच में दिल से अपनी आत्मा से मांग रहा है तो हमें उसको माफ करना भी बनता है। बट ठीक है, इट्स ओके, हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं बेटा, इनसफिशिएंट डाटा तो लिख ही दिया बेटा। एक ना इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट में नॉन कंप्लायंस बड़ा देखा गया है। नॉन कंप्लायंस बेटा, नॉन कंप्लायंस बड़ा अजीब इशू है, ये बहुत तो के साथ नहीं चिपकेगा, इधर ही चिपकेगा। नॉन कंप्लायंस क्या है कि भैया बहुत बार देखा गया है ट्राइब्यूनल के डिसीजन को इंप्लीमेंट करवाने के लिए कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ही नहीं है, कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ही नहीं है। क्योंकि ट्राइब्यूनल का काम क्या है? जब तक डिस्प्यूट चलेगा तब तक ट्राइब्यूनल बैठेगा, उसके बाद ट्राइब्यूनल डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो उसके बाद ये कौन चेक करेगा कि भैया ये अप्लाई हो गया है, इंप्लीमेंट हो गया है हमारा डिसीजन या नहीं? तो इस तरीके की बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है। कई बार ये देखा गया है कि स्टेट्स ने स्ट्रेट फॉरवर्डली मना कर दिया है कि हम ट्राइब्यूनल के इस डिसीजन से खुश नहीं है और हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ऐसा पंजाब के और हरियाणा के केस में बड़ा आप देखते होंगे बड़ा, पंजाब और हरियाणा के दोनों के ही लोग कहते रहते हैं कि भैया हम नहीं करेंगे ऐसे, और हरियाणा वाले कहते हैं कि हम पानी लेके ही छोड़ेंगे, वगैरह वगैरह। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप सिंपल लिख दें कि सतलुज यमुना लिंकेज इशू बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा एक्सेट्रा, बस खत्म। उसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो हमारे पूरे इंडिया के साथ ही चलता रहता है 24 घंटे, ग्रोइंग नेक्सस है बहुत ज्यादा बड़ा बिटवीन किसमें वाटर एंड पॉलिटिशियंस के बीच में बहुत बड़ा नेक्सस हो गया है। बेसिकली जो रियल इशू है, इसमें आप क्या लिख देंगे? रियल इशू जो है मेरे बच्चे, वो कन्वर्ट हो गया है एक टर्फ फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स, टर्फ ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। ठीक है, एक लड़ाई जद्दोजहद रह गई है, रियल इशू को तो लोग भूल ही गए हैं, एक जद्दोजहद रह गई है वोट बैंक पॉलिटिक्स की। ठीक है बेटा, तीसरा बात अब इसी से, छठी बात अब इसी से निकाल लेंगे बेटा कि भैया जब आपने कहा ट्राइब्यूनल डिसॉल्व हो जाएगा, कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है, ट्राइब्यूनल डिसॉल्व हो गया है, तो इसका मतलब अगर उन्हीं स्टेट्स को कल को कोई इशू आ गया तो ट्राइब्यूनल तो है ही नहीं, तो फिर अब कहां जाएंगे? तो इशू हो जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे लैक ऑफ बेटा ग्रीवांस रिड्रेसल। ग्रीवांस बेटा वो शब्द है कि किसी को बाद में कुछ दिक्कत हो, रिड्रेसल। तो ग्रीवांस, आपको कोई काम कर रहे हैं उसके बाद उसमें कुछ इशू आया तो आपका वो ग्रीवांस है, कुछ इशू हो गया है, तो लैक ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल की कमी है क्योंकि ट्राइब्यूनल्स वहां पे है ही नहीं। बेटा इस तरीके से आप 6-7 प्रॉब्लम्स लिख देंगे। मेरी बात समझो ना, अब क्रिटिकल एग्जामिन करना था। क्या है क्रिटिकल एग्जामिन? कुछ नहीं है भैया, पीछे पॉजिटिव लिख दिए, नेगेटिव लिख दिए, बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी